नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी, उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मियां थी वो तेज हो गई थी। तमाम राजनीतिक दल उनके बचाव और विरोध में आए थे। सीएम मुख्यमंत्री ने उनका बचाव किया तो वही समाजवादी पार्टी जो बात कह डाली थी। सांसद जो राज्यसभा सांसद है, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी कुछ बयान दिया, जिसके बाद अब अनुज चौधरी के पिता जो हैं उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि उनके बेटे की जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, उनको बोला है कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो उन्हें माफ कर देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। क्या कुछ कहा है संभल के सीओ अनुज चौधरी के पिता ने, आपको सुनाते हैं। मुझे एहसास हो रहा कुछ ऐसा ही कि क्यों मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई फफंडर कुछ भी बता रहा। आईएएस तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट करे। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे। जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मान ले। सब मतलब जितने भी अर्जुनवाड़ी हैं, अर्जुनवाड़ लिया, क्या ये अर्जुनवाड़ मतलब सब लफंडर ही होते हैं? जो राष्ट्रपति सम्मानित कर रहा, अरे लफंडर तो ऐसे होते हैं। जरा संजय सिंह शराब बिक्री में अंदर रहा, सारी दिल्ली को खागा बेच के। लफंडर तो ऐसे होते हैं। उनके बयान पर सीओ साहब के जो राजनीतिक हलचल मची हुई है, मुस्लिम उलेमाओं के भी बयान आ रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से कंट्रोवर्सी हो रही है? संभल का कोई भी मुसलमान गलत नहीं बता रहा। आपने भी सुने होंगे उनके, वे भी देखे होंगे। संभल का कोई मुसलमान नहीं बोल रहा और वे कह रहे हैं कि सीओ साहब ने अच्छा कहा और हम इस बात का मतलब ध्यान देंगे, जबकि उन्होंने बेचारा ना उसका भी टाइम बदल दिया, अपनी नमाज का भी। लेकिन ये जो दूसरे लोग हैं राजनीति चमकाने के लिए, पार्टी जो है विपक्ष, ये चाह रहा है कि किसी तरह मतलब संभल में झगड़ा हो जाए दोबारा। सीएम साहब आप सुन रहे थे ये जो सीओ थे संभल के अनुज चौधरी, संभल जो सीओ हैं अनुज चौधरी उनके पिता हैं और संजय सिंह पर बड़े गर्व नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल संजय सिंह ने किया है एक सीओ के, देखिए अधिकारी हैं, आपके खिलाफ भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक दल के नेता करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपको अपने मान मर्यादा और शिष्टाचार दिखाना चाहिए, आप उस मंदिर में बैठते हैं लोकतंत्र के, जहां से बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसे में अगर आपकी भाषा इस तरीके की अमर्यादित होगी तो सवाल खड़े होंगे ही और आपसे भी लोग आपके खिलाफ मुकदमे की बात कर सकते हैं। तमाम ऐसे पचड़े हैं और तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें आपको खुद कहीं ना कहीं माफी मांगनी पड़ी है, या फिर आपको कोर्ट से कहीं ना कहीं आपको राहत, या कह दे कोर्ट से कहीं ना कोई बात तक जरूर निकल करके आती है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में तमाम चर्चाएं होती हैं और इस तरीके की चर्चा में कुछ ज्यादा बड़बोलेपन में कुछ लोग बोल जाते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल और मर्यादा में रह करके बोलना चाहिए था। सीओ अनुज चौधरी का जो पूरा बयान है वो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने केवल किसी एक पक्ष के लिए बात नहीं बोली है। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अगर आप लोगों को किसी चीज से दिक्कत है तो आप घर से ना निकलें, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कह रखा है कि और सारे लोगों के मन मर्जी है किसी को भी जाके गुलाल लगा दे। वहां के जो संभल के एसपी हैं उन्होंने भी स्पष्ट कह रखा है कि किसी ने जबरदस्ती अगर किसी के साथ करने की कोशिश की, किसी को जबरदस्ती रंग लगाने के प्रयास किया, तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राजनीतिक दल में और राजनीति जो करने वाले लोग हैं उनको कोई मुद्दा चाहिए, और कहते हैं ना कि बाल की खाल निकालने वाली बात है, और शायद यही कारण है कि जो राजनीतिक दल है वो कोई मुद्दा ढूंढते हैं कि किसी न किसी तरह जो अमन चैन बना हुआ है, जो भाईचारा बना हुआ है, जो सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा भारत रह रहा है, उसमें खलल पैदा हो जाए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग एक दूसरे के लिए रोड पर चले आए और एक दूसरे का सर फुटा हुआ हो या फिर किसी की जान चली जाए। संभल में जो कुछ हुआ, जो हिंसा घटी, उसमें कुछ लोग मरे, वो कौन लोग थे? वो संभल के निवासी थे, किसी राजनेता या किसी के राजनीतिक दल के किसी सदस्य या उसके परिवार का कोई बेटा नहीं था, ना ही परिवार का कोई सदस्य था। तो हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के मामलों को और तूल देते हैं कि जनता उग्र हो जाए और इस तरीके के कार्य करे जिससे जो माहौल है वो खराब हो और आपसी भाईचारा जो अमन चैन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हो। लेकिन एक और खबर संभल से ही है। संभल में जो सबसे बड़ी बात है कि 46 साल पहले का जो मंदिर जो बंद पड़ा था 46 साल से, कार्तिकेय महादेव मंदिर, वहां पर भी लोगों ने होली खेली और वहां पर भी गीत गाए। और साथ ही साथ जो हाल ही में जो खब्बूसराय में जो मंदिर है, जो शिव हनुमान जी का मंदिर है,
वहां पर भी लोगों ने होली खेली और गीत गाए। वो तस्वीरें आपको सीधे संभल से दिखाते हैं, जहां पर लोगों ने 46 साल बाद और जो हाल ही में मिले कब्बूसराय में जो मंदिर है, वहां पर लोगों ने किस तरीके से होली का त्योहार रंग गुलाल उड़ा करके मनाया और गीत गा करके मनाया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीरें संभल से आ रही थी। संभल से एक और तस्वीर भी आई है, जो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हाई कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम पहुंच गई है और एएसआई की टीम के साथ तो मस्जिद कमेटी के जो सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि बाहरी दीवारों के रंगाई पुताई की इजाजत देनी है, उसी को नापतोल को लेकर के वहां एएसआई की टीम मौजूद है और मस्जिद कमेटी के सदस्य भी वहां पर मौजूद है। हाल ही फिलहाल में कल हाईकोर्ट ने पूरा आदेश दिया था, निर्देशित किया था कि जो बाहरी दीवारें हैं मस्जिद की, उसको रंगाई पुताई उसकी कर सकते हैं और लाइटिंग भी कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आज एएसआई की टीम वहां पहुंची है और मस्जिद कमेटी के सदस्य भी वहां पर उनके साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको हमने सारी खबरें बताई, महत्वपूर्ण खबरें। अब हम चलते हैं एक एक करके, हमारे जो सभी साथी सहयोगी हैं हमारे साथ जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें हैं उनके शहरों की वो बताएंगे। जो सबसे पहले हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपूर्व हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। अपूर्व, होली का त्योहार पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि और रामलला के दरबार में है और आप भी रंगों से रंगे हुए हैं और एक अलग ही माहौल है, एक अद्भुत माहौल है। बताइए हमारे दर्शकों को क्या नजारा है अयोध्या में। देखिए खंड, अवध की होली का खुमार कहीं ना कहीं दोगुना दिखाई दे रहा है, क्योंकि रामलला के विराजमान हो जाने के बाद जो चटक रंग था वो राम भक्तों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। आज होलिका दहन से पहले सराफा व्यवसायी है, देखिए किस तरीके से बूढ़े नौजवान बच्चे जिस तरीके से राहगीरों पर रंग बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सराफा व्यवसायी के की तरफ से ये होली के एक दिन पहले ये 100 वर्षों के करीब होने जा रहा है और आज फिर से वही छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के साथ रंग का और जो खुमारी है वो छाया, छोटे छोटे बच्चे रंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपूर्व, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हो, होली से एक दिन पहले ही लोग होली मनाने लग रहे हैं और पहले के जमाने में अगर थोड़ा पहले जाएंगे तो लोग बहुत पहले से ही होली खेलते थे और हफ्तों तक ये त्योहार चलता था। थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, लेकिन ये होली के त्योहार को मनाते हुए पूरे देश में होली के त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो राहगीर जा रहे हैं उन पर भी रंग डाला जा रहा है, इसीलिए बोला जाता है कि बुरा ना मानो होली है, किसी को भी बुरा मानने का या बुरा ना माने इसीलिए लोग रंग भी डालते हैं। अपूर्व, एक महत्वपूर्ण बात जानकारी आपसे चाहेंगे क्योंकि संवेदनशील इलाकों में से अयोध्या भी है, तो क्या जो सुरक्षा के इंतजाम है अयोध्या में, क्या सुरक्षा के इंतजाम अयोध्या में किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए अखंड, ये चौक का इलाका है, अगर कहा जाए तो अयोध्या के दिल की धड़कन है ये। तो किस तरीके से देखिए पुलिस व्यवस्थाओं को आप देख सकते हैं, किस तरीके के चप्पे चप्पे पर जो प्रशासन के जवान हैं वो मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और जो होली में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसको लेकर विशेष प्रशासन ध्यान दे रहा है। देखिए जो ये पुलिस के जवान हैं ये चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हर जगह बाकायदा बारीकी बरती जा रही है कि कोई किसी प्रकार की कोई ढीला हवाली ना हो। और अगर कल जिस प्रकार से जुमे की नमाज है, मुसलमान भाई भी अपना नमाज अदा कर सके और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो होली खेल सके, तो इन दोनों को बीच में रखते हुए जो जिला प्रशासन है पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट है, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर ध्यान दिया जा रहा है। जी अपूर्व, एक और जानकारी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कई जगहों पर जो नमाज का टाइम है उसको बदल दिया गया। अयोध्या में क्या स्थिति है, क्या नमाज के टाइम में कुछ बदलाव हुआ है? जी बिल्कुल, जो है नमाज में बदलाव है। 2 बजे के बाद जो नमाजी हैं वो नमाज करने के लिए जाएंगे। हालांकि जो मौलाना है उन्होंने सभी से गुजारिश की है
कि जिस प्रकार से अपना नमाज अदा करना चाहे वो उस प्रकार से कर ले, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, क्योंकि हिंदू पक्ष शुरुआत से ही अयोध्या सौहार्द की नगरी रही है। हर प्रकार की जो हिंदू संगठन के लोग हैं और मुस्लिम दोनों आपसी भाईचारे के बीच हमेशा नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं यही सौहार्दपूर्ण संगम की तरीके अयोध्या भी दिखती हुई नजर आ रही है। पूरे सौहार्द के साथ नमाज भी अदा की जाएगी और दूसरी तरफ होली भी मनाई जाएगी। बिल्कुल अपूर, यही अमन चैन और भाईचारे का संदेश देने वाला त्योहार है कि एक दिन ही दोनों चीजें हैं। अब देखिए कुछ लोगों को मौका जरूर मिला है इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था या कैसे खलल डालने का काम करें जिससे जो आपसी सौहार्द है वो बिगड़ सके, लेकिन तमाम जो हमारे मौलाना है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी हिंदू भाई बहन के साथ कोई दिक्कत ना हो। और जो हिंदू जो धर्मगुरु है उन्होंने भी कहा है कि किसी हमारे मुस्लिम भाई को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों ने बैलेंस सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता है। फिलहाल इतना जरूर है कि राजनेताओं या तमाम ऐसे लोगों पर या ऐसे लोगों की बातों में प्रभाव में ना है जिससे कोई अमन चैन को कोई दिक्कतें पैदा हो सके। ये देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत है, बच्चे किस तरीके से सड़कों पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत मनभावन तस्वीरें हैं या जो आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त। जी अखंड, देखिए नौनिहाल बच्चे हैं और कहीं ना कहीं रंग में सराबोर दिख रहे हैं। और होली का त्योहार का जो खुमार है, जो रंग चटक रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए किस तरीके से देखिए बच्चे भिगोते हुए नजर आ रहे हैं। और पूरा नगर निगम इसमें पूरा सहयोग देता है, बकायदा टैंकर लगाए जाते हैं। और देखिए जो रास्ते में जाते हुए राहगीर है उनको भिगोते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कहीं से भी लोग आ रहे हो, उनको हर प्रकार देखिए इस तरीके से बुरा न मानो होली का जो स्लोगन है वो यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ। देखिए गाने बाजे बकायदा धूम धड़ाके के साथ सभी जो सराफा व्यवसायी के बच्चे हैं वो यहाँ पे होली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपूर, देखिए इसीलिए होली का त्योहार अपने आप में एक बड़ा ही रंगों वाला त्योहार होता है। और इस रंग के त्योहार में सभी लोग रंग में सराबोर होते हैं और कोई भी बुरा नहीं मानता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस होली के त्योहार में हमारा पूरा देश ये होली का त्योहार एक साथ, और हमारे हिंदू भाई बहन सभी तो मुस्लिम भाईचारे के साथ एक साथ ये त्योहार मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से आज की? पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का दहन है आज और होली की एक तरीके से होली पर्व का त्योहार शुरू हो चुका है। देखिए अपूर्व, बात करेंगे राजघरानों को लेकर के। फिर से राजघराना आज फिर से सुर्खियों में है और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का ये जो हस्बैंड एंड वाइफ वाला झगड़ा है अब एक तरीके से सुर्खियों में बन चुका है। कल एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी ने एक बयान दिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और बकायदा उन्होंने कहा है कि भावनी सिंह संपत्ति इनको इतनी अगर दे दी गई है और 10 सालों से राजा भैया के साथ में नहीं है तो और संपत्ति के लालच में इन्होंने तलाक में लिखा हुआ है कि 10 लाख रुपए महीना चाहिए और उसके बाद 1 करोड़ के आसपास इनका चाहे वो प्रतापगढ़ हो, आम के बाग हो या बेटी कोठी में हिस्सा हो, चाहे वो दिल्ली के बंगला हो, चाहे वो उत्तराखंड की सेब का बाग हो, यहाँ हर जगह इनका हिस्सा है। 2 बड़े प्रतिष्ठान कह सकते हैं, 2 बड़े व्यवसाय में इनका शेयर है। तब भी जिस तरीके से राजा भैया के ऊपर ये आरोप लगा रही हैं वो निहायत ही जो है गलत है। एक तरीके से अगर आपको बता दें 1995 में इनका विवाह हुआ था। बद्री की संपत्ति की एक तरीके से मालकिन हो गई थी। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की धर्म पत्नी हो गई थी। इनके 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बेटियां और 2 बेटे। तो इनका हिस्सा ऑलरेडी बनता है, इनको कहने की जरूरत नहीं। वो एक घर की बहू बन चुकी थी, लेकिन 10 सालों से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के साथ ये रह नहीं रही है। तो ऊपर से आरोप लगाना ये गलत ही बात है। तो देखिए अब ये विवाद सीधे सीधे कहीं तूल पकड़ता चला जा रहा है और एक्स वॉर और जो है सीधे वॉर पे वॉर। कल आपको बताया कि राजा भैया की बड़ी बेटी राजश्री सिंह ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे नाना नानी के ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारी माँ का उन्होंने पक्ष लिया। तो साफ तौर पे देखिए अब उनकी बेटी भी
जो है मां के पक्ष में आ चुकी है। तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की तरफ से एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी पूरी तरीके से स्टैंड पे दिखाई दे रहे हैं। अखंड यानी देखिए, इस तरीके के जब मसले होते हैं, इस तरह के कोई मामले होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बयानबाजी होती है एक दूसरों के प्रभावित करती है, और ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं लोगों को बचना चाहिए, चाहे वो राजा भैया की पत्नी हो या फिर उनके बहुत करीबी हो अक्षय प्रताप सिंह हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामले अगर इस तरीके से सड़क पर आ जाएंगे और एक दूसरे पर बयान के तीर चलाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं और कहते हैं कि और बढ़ावा मिलेगा इसको। कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य बढ़ा करके इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा राजघराना और रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कोई छोटा नाम नहीं है। राजा भैया अपने आप में ब्रांड है, ये कहा जाता है, और कहते हैं कि कुंडा की सियासत अपने आप में बहुत बड़ी सियासत है, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का क्या प्रभाव है किसी छिपा नहीं है जाने में। तो इस तरीके के मामले में कहीं ना कहीं जो लोगों को बैलेंस बना के चलने की जरूरत है, और अगर इस तरीके से आरोपों में अगर पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा जरूर होंगी जानी। बिल्कुल, देखिए अखंड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन बात करें तो अक्षय प्रताप सिंह यही नहीं रुके थे। भावनी सिंह के ऊपर उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि इनको ब्रांडेड जो है चीजें पहनने का, विदेशी ब्रांडेड चीजें, महंगी चीजें पहनने का शौक है। इन्होंने अक्षय प्रताप सिंह ने ये भी कहा कि 100 करोड़ रुपए प्रति जो है इन्होंने तलाक में मांगे हैं, प्रति महीने 25 लाख रुपए। पहले 10 लाख की मांग की थी, फिर उसके बाद 25 लाख रुपए। तो ये आरोप ऐसे नहीं लगाए जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आपको अभिलेख चाहिए तो आप अभिलेख कोर्ट से ले सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पे वहां पे दर्शाया हुआ है। तो देखिए, तकरीबन 2 साल से 3 साल से मामला चल रहा है। उसके पहले भी भावनी सिंह ने आरोप लगाया था कि एक पत्रकार साथी के साथ इनके अवैध संबंध है। अब देखिए, चर्चाएं पुरजोर हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था कि राजा भैया होली के समय बेती पहुंच जाते हैं। वो कुंडा के लोगों के साथ जो है होली खेलते हैं। लेकिन अब की ऐसा कुंडा में कुछ माहौल नहीं दिख रहा। राजा भैया थोड़ा सा, क्योंकि उनके माँ के ऊपर जो आरोप लगाए गए, थोड़ा सा वो उसमें कह सकते हैं कि दर्द है उनको कि हमारे माँ के ऊपर आरोप लगाए गए। अब की वो सही से होली, वो जो बेती में देखी जाती थी हर बार की तरह, बेती में जो होली के हुड़दंग होते थे, पानी से एक तरीके से खेला जाता था, अबीरों से खेला जाता था, अब की वो बेती में रंगरूप नहीं दिख रहे हैं। तो साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राजा भैया कहीं ना कहीं इनको दिल को ठेस पहुंची है। इतने बड़े बड़े आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये अंदर पारिवारिक कलह है, अंदर क्या सच्चाई है, ये तो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। मुकदमा उन्होंने लिखाया है, पुलिस जांच कर रही है। तलाक का मुकदमा चल रहा है। मनाने के उनके परिवार की ओर से काफी कोशिश की गई थी, राजा भैया की परिवार की ओर से। राजा भैया के पिता भद्री नरेश कह सकते हैं उनको, उदयराज जी ने भी काफी बार उन्हें मनाने का प्रयास किया। बेटियों को लेकर, अपने नातिन को लेकर के आए, नाती को लेकर के आए। देखा जाता है कि अक्सर रील्स में भी अब उनके बेटे जो है प्रचार, चुनाव देखा गया 2022 में उन्होंने चुनाव प्रचार किया, और ऐसे नहीं कि बकायदा खुल के उन्होंने प्रचार किया। उनके बेटे फिलहाल राजा भैया के साथ में ही है, दोनों बेटे, लेकिन बेटियां अपनी माँ के साथ में है। और साफ तौर पे बेटे राजा भैया के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन पूरा ये जो पारिवारिक कला चल रहा है, तलाक से लेकर के राजा भैया के ऊपर एफआईआर लिखाना, और अब उनके रिश्तेदार, क्योंकि पहले अक्षय प्रताप सिंह के ऊपर मुकदमा लिखाया गया था, फिर उसके बाद अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर मुकदमा लिखाया गया, और अब एक्स वॉर शुरू हो चुका है, सोशल मीडिया वॉर एक तरीके से कह सकते हैं। अब उनकी बेटी भावनी सिंह, राजा भैया की बेटी भावनी सिंह, माफी चाहेंगे, राजा भैया की बेटी राजेश्वरी सिंह अपनी मां के पक्ष में उतर चुकी हैं, और साफ तौर पे एक्स वार कर रही हैं। बहुत ही लंबे लंबे ट्वीट चल रहे हैं। और यानी देखिए, जब इस तरीके की जो भी अगर जिस तरीके के अगर कोई भी मामले आते हैं उसमें इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं रह रहे थे, जिस तरीके के मामले आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपसी परिवार की जो अंतर्कलह होती है
उसी की वजह मिलती है कि सड़क पर इस तरीके के मामले आते हैं। इसको किसी भी तरीके से अगर हल है आपस में सुलझाना ही चाहिए, और आरोप प्रत्यारोप के दौर में और चीजें आगे बढ़ती चली जाएंगी। लोग कभी किसी के माँ पे आरोप लगाएंगे, किसी के पिता पे आरोप लगाएंगे, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पूरे मामले को सुलझाए। पारिवारिक मामला, इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी या किसी करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञान। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। अनिल, संभल में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और लगातार कड़ी सुरक्षा के बीच में वहां पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। 46 साल बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर की बात की जाए या खग्गू सराय के शिव हनुमान मंदिर की बात की जाए, वहां पर लोग इस वक्त होली खेल रहे हैं और गीत गा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और क्या क्या चीजें की गई, क्योंकि एएसआई की टीम पहुंची हुई है संभल के शाही जामा मस्जिद पर। जी अखंड एएसआई की टीम जामा मस्जिद पे पहुंच गई है और निगरानी कर रही है और देखरेख कर रही है कि कहां और कौन से क्षेत्रों में कौन से एरिया में जरूरत है कि जहां पर व्हाइट वॉश किया जाए, रंगाई पुताई की जाए। और खग्गू सराय में भी 46 साल बात कर गए और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब तक का संभल का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च निकल रहा है, जो कि करीब करीब लगभग 3 किलोमीटर लंबा है। और अब हम उस एरिया में घुस गए हैं जो कि अति संवेदनशील इलाका कहा जाता है, दीपसराय। और यहाँ से पूरा फ्लैग मार्च जो है खग्गू सराय 40 साल पुरानी शिव मंदिर वहां पर पहुंच रहा है। एक मार्च पास्ट में जो है एएसपी श्रीचंद जी और सीओ अनूप चौधरी और काफी सारी बटालियन है और काफी सारी सीएससी की और आरएएफ की और आरआरएफ की टुकड़ियां भी शामिल है। अखंड अनिल, एक अभी आपने सुना था कि किस तरीके जो सीओ है संभल के अनूप चौधरी, उनके पिताजी का एक बयान आया है कि उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा की मांग की है सरकार से। क्या सीओ जो वहां के हैं अनूप चौधरी, क्या उनकी तरफ से इस तरीके की कोई बातें की गई है, क्योंकि पिता ने इस तरीके की मांग सरकार से की है? क्या वो आपके आसपास है? अखंड हाँ, मेरे साथ ही आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो हम लोग वो मेरे साथ है। एक बार ये सवाल क्या पूछ सकते हैं आप उनसे कि किस आपके पिताजी ने आपकी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े किए और सुरक्षा की मांग की है? अगर हो सके तो उनसे जरूर पूछिए, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। अखंड सवाल पूछ लेते, लेकिन प्रशासनिक तौर पर अभी कोई भी किसी भी तरह का बयान अनूप चौधरी जी को देने के लिए मना कर दिया गया है और इसलिए वो अभी कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं। काफी बार हमने प्रयास करा था, लेकिन वो पूर्ण कर रहे थे। शासन के आदेश हैं कि डीएम ने आदेश करे थे कि अभी इसी तरह की कोई भी टिप्पणी वो अपनी तरफ से करेंगे नहीं। और अगर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए तो जो है प्रशासन की तरफ से बटालियन है जो सीओ अनूप चौधरी के साथ में चलती है और उनको सुरक्षा की व्यवस्था दी गई है। अरे इस वक्त बड़े संवेदनशील इलाकों में संभल सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है प्रशासन और शासन की। शायद यही कारण है कि अब जितनी भी तस्वीरें हमने अयोध्या से दिखाई हो, चाहे हमने प्रतापगढ़ में दिखाई हो या और लोगों से बातचीत की हो, या उनके पीछे इस तरीके का माहौल नहीं दिख रहा, लेकिन संभल में आपके पीछे एक बड़ी फौज पुलिस की प्रशासन की तरफ से गश्त करती हुई टीम दिखाई दे रही है। तो मौजूदा हालात संभल की क्या बहुत अभी भी ऐसे बने हुए तनावपूर्ण माहौल है क्या कि पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है और अलर्ट मोड पर है किसी भी प्रकार की स्थिति में निपटने के लिए? देखिए अगर संभल की बात करें तो शासन है और ऐसी कोई भी वो नहीं है जिससे पता चले कि जो है मामला जो तनावपूर्ण है। सब मार्केट और बाजार खुल रही है, चाहे वो हिंदू समुदाय की हो या फिर मुस्लिम समुदाय की। प्रशासन की तरफ से सब पूरा आश्वासन दिया गया है कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करवाई जाएगी, पूरी मुस्तैदी की जाएगी। अनिल, एक सवाल आखिरी है आपसे कि देखिए बहुत सारी मस्जिदों की बात की जाए तो उसको तिरपाल से पन्नियों से ढक दिया गया है। क्या संभल में भी मस्जिदों को ढका गया और कितनी ऐसी मस्जिद है जिनको तिरपाल या पन्नियों से ढका गया है? क्योंकि तमाम ऐसी खबरें आ रही है कि जगह जगह कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर मस्जिदों के या मजारों को, जो थोड़े महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, उनको पन्नियों और तिरपाल से ढक दिया गया है। अखंड संभल की जो है 11 मस्जिदों को जो तिरपाल से ढका गया है, वो पीस कमेटी की बैठक हुई थी जिनमें मौलानाओं की तरफ से ये कहा गया था। हालांकि शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं किया था कि मस्जिदों को ढका जाए, लेकिन खुद की स्वेच्छा थी, अगर वो ढकना चाहें तो ढक सकते हैं। तो संभल की ऐसी 11 मस्जिदें हैं जो चौपाई तिरपाल से ढका गया है। अखंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। किसी भी अपडेट के लिए नजर बनाए रखिएगा अनिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अवनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से आज की? अखन लगातार हम लोग एक मुद्दे पे बात कर रहे थे और आप बहुत प्राथमिकता से उस मुद्दे को उठा भी रहे थे कि जिस तरीके से एसीपी मोहसिन खान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो जिसके बाद में जो छात्रा है उसने जब डीजीपी से गुहार लगाई थी, तो उसके बाद में लगभग 6 दिन के अंदर ही एसीपी मोहसिन खान को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल जो लेटेस्ट का इस मामले में जो अपडेट आया है कि कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से लगातार आपने सवाल किए थे, जिस तरीके से लगातार आपने प्रशासन से सवाल किए थे कि
क्या कोई आम आदमी अगर इस जगह पर होता तो उसके खिलाफ में क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाती? तो कहीं न कहीं जो है आईबीसी 24 की खबर का भी असर कहा जा सकता है, या तो जो छात्रा है उसने जो जिस तरीके से डीजीपी से जो गुहार लगाई है, मात्र 6 दिन के अंदर जो एसीपी हैं मोहसिन खान, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो एक तरीके का जो न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है, न्याय मिलने का जो सिलसिला है, कहीं न कहीं वो शुरू हो गया है। वहीं दूसरी खबर होली को लेकर के है, क्योंकि होली का आज दहन होगा और होली की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर के कहीं न कहीं खुशी का माहौल सभी जगह पे देखा जा सकता है। हालाँकि कुछ जगह पे संवेदनशील इलाके हैं, जो कानपुर में भी जिस तरीके से अभी संभल के हमारे साथी बता रहे थे, संभल में भी इस समय जो माहौल है काफ़ी जो बताया जा रहा था उससे काफ़ी बेहतर और अच्छा है। उम्मीद यही है कि ये माहौल जो है लगातार अच्छा रहेगा, क्योंकि ये खुशियों का त्योहार है और मिठाइयों से इनको कहीं न कहीं मनाया जाता है। तो कानपुर में एक ऐसी दुकान है जहाँ पर 21,000 रुपए किलो की जो है गुझिया यहाँ पर बेची जा रही है, और अगर आपको एक गुझिया लेनी है तो 550 रुपए की एक गुझिया आपको मिलेगी। तो इस तरीके की जो अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ हैं वो कहीं न कहीं बाज़ारों में या जो इस तरीके के आ गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार होली में जो जिस तरीके से मुखौटे होते हैं, तो उसमें इस वक़्त जो मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका मुखौटा कहीं न कहीं इस समय बाज़ार में काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और लोग उसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अवनीश, पहली खबर पे आते हैं। वो सब काम खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं। क्या मंगवा लिया वो? हाँ भैया की बेटा केसर गुलकंद गुलकंद केसर बहुत ही देखिए इस तरीके से गुजिया, क्योंकि कहते हैं ना कि सराफा व्यापारियों के यहाँ सोना और चांदी मिलते थे, लेकिन आजकल मिठाई की दुकानों पर भी सोना और चांदी मिलना शुरू हो गए हैं। 2100 रुपए किलो, 1400 रुपए किलो, ये कैरेट में ही। और देखिए किस तरीके से जस्टिफाई किया गया, बताया जा रहा है, दर्शाया गया है कि 24 कैरेट ये 21,000 रुपए किलो, 21,000 रुपए किलो, 14,000 रुपए किलो की कीमत की। और जिसमें बताया जा रहा है कि जो सबसे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको इसमें उपयोग किया गया है, और सोने की जो 24 कैरेट की जो परत होती है परत उसको होती इसमें है। लगाया गया, जिसकी वजह से जी, जो कीमत है इस वजह से इसकी काफ़ी महँगी बताई जा रही है। बिल्कुल अवनीश, देखिए इस तरीके से कहा ना कि सराफा व्यापारियों क्या, तो आपने 24 कैरेट गोल्ड सुना होगा और उनसे आपने लिया भी होगा, लेकिन आप गुजिया 24 कैरेट की खरीद सकते हैं। देखिए आपको हमने दिखाई है। लेकिन सबसे पहले खबर पे आते हैं अवनीश, आपने बड़ी महत्ता और बड़ी शालीनता के साथ और शिद्दत के साथ वो खबर दिखाई थी, और आपने जिस तरीके से खबर दिखाई और असर आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का हुआ कि किस तरीके से एक देखिए अधिकारी और जिस पीड़िता ने भी आरोप लगाया था कि आप उनके खिलाफ अगर उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हो तो कम से कम उनका निलंबन तो करो। बिल्कुल सवाल वाजिब है कि क्या आखिरकार एक बड़ा अगर अधिकारी है तो क्या अगर उसके ऊपर आरोप लगेंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी? 3 महीने का समय लग गया कोई पीड़िता की शिकायत पत्र देने के बाद। सवाल ये खड़े होते हैं, कई बार सवाल खड़े होते हैं, और हम लोग भी अवनीश कई बार ये खबरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अगर किसी पीड़िता ने कोई आरोप लगाया तो हमें लगता है कि पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। आप न्यायपालिका से जाकर के न्यायपालिका से जाकर के आप चाहते हैं कि वहां से अगर आपको न्याय मिलता है, जमानत मिलती है तो आप छूट पाते हैं, अन्यथा आपको गिरफ्तार करके तो पुलिस जेल भेज देगी। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी होने के नाते क्या उनको कुछ बेनिफिट मिला? और अगर एक पीड़िता की शिकायत नहीं होती तो क्या अगर डीजीपी प्रशांत कुमार जिस तरीके से एक्शन लिया और उनको डीजीपी मुख्यालय से ऑलरेडी अटैच थे और उनको अब निलंबित कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, ठीक है कभी कभी होते हैं कि साजिशन भी आरोप लगते हैं अगर अधिकारियों के ऊपर, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर उनका निलंबन किया गया, एक बहुत बड़ी बात है ये जो अभी जो चीजें निकल करके आ रही है अवनीश। तो अगर एसआईटी ने अगर कोई ना कोई, ऐसा तो नहीं एसआईटी हमारे घर की है, डीजीपी साहब की है, प्रदेश के मुखिया की है, किसी की अलग से है, एसआईटी ने तो जो काम किया होगा, जो सच्चाई होगी उसको बयां किया होगा। तो क्या निलंबन से ही क्या मान लीजिए संतुष्टि मिल जाएगी कि एक बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि 20 मार्च को इस पूरे मामले में सुनवाई है अवनीश।
बिल्कुल, अखिल मैंने जैसा अभी कहा था कि एक जो न्याय मिलने की शुरुआत है, इसको कहा जा सकता है कि एक शुरुआत हो चुकी है, अभी इसका अंत नहीं हुआ है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगी किस तरीके से अगर एक पीड़िता ने अपनी गुहार लगाई और एक महिला ने बोला है कि मेरे साथ में यौन शोषण किया गया है और जिस तरीके से एक पुलिस अधिकारी क्योंकि एक बड़ा पद है, बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि इस तरीके का कोई कृत्य करता है, तो आपको उसको सज़ा दिलानी होती है, ना कि आप खुद इसमें लिप्त हो। तो कहीं न कहीं एक आम आदमी की अगर बात की जाए तो उससे बड़ा कहीं न कहीं इसको गुनाह माना जा सकता है क्योंकि आप ऐसे पद पर बैठे हुए हैं क्योंकि आप अगर इस तरीके से घटना को कारित करेंगे तो जो समाज में जो मैसेज जाएगा वो क्या जाएगा कि पुलिस अधिकारी इस तरीके से अगर कार्य कर रहा है तो हम लोग भी अगर इस तरीके के कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं बच जाएँगे क्योंकि जिस तरीके से इनको बचाने का एक तरीके से देखा जाए या बचने का प्रयास जिस तरीके से उन्होंने किया है और सज़ा अगर कही जाए क्योंकि सज़ा अभी नहीं हुई है, ये कोर्ट में मामला है कि जिस तरीके से भी इनका निलंबन हुआ है, शुरुआत हुई है निलंबन की, तो एक कार्रवाई जो हुई है वो ये ज़रूर देखने योग्य होगी कि आगे जो 20 तारीख को कोर्ट में जो हियरिंग चलेगी उसमें क्या इनको सज़ा दी जाती है, क्या उसमें कोर्ट में कोई आगे की तारीख दी जाती है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो यौन शोषण से पीड़ित छात्रा है उसको न्याय मिलने की शुरुआत हो गई है और उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि क्योंकि लगातार सरकार इस तरीके से कार्य कर रही है कि जो भी गलत तरीके से किसी भी मामले में लिप्त पाया जा रहा है, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जा रही है, वो कोई आम आदमी हो या कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो। तो उम्मीद ये ज़रूर लगाई जा सकती है कि जिस तरीके से अब कार्रवाई शुरू हुई है, कहीं न कहीं एक अच्छा फैसला आ सकता है। लेकिन ये भी एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि इतने दिन क्यों 3 महीने क्यों लग गए? ये फैसला जो है तुरंत लिया जा सकता था क्योंकि अगर आम नागरिक होता तो इसमें जेल में होता या हो सकता है उसको सज़ा भी दी जा सकती थी। लेकिन क्या मजबूरी रही है, क्या किस वजह से हो सकता है कि हम लोग अभी उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई ऐसी पुलिस के पास में कोई ऐसी मजबूरी रही हो या कोई ऐसी जाँच होती हो जो नहीं पूरी हो पाई हो, जिसके आधार पर अगर किसी अधिकारी को सज़ा दी जाए या किसी अधिकारी के ऊपर कोई आरोप लगाया जाए, तो क्या वो तथ्य रखे जाएँ जिसके बाद में उसको उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती हो? हाँ, बिल्कुल अवनीश, आपने भी जैसा बोला कि शुरुआत हुई है, पहल या शुरुआत कहें पहली अगर जीत है उस पीड़िता के लिए क्योंकि कई 3 महीनों से वो किस मेंटल ट्रॉमा में रहे होगे बयां कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है क्योंकि एक बड़ा अधिकारी और बार-बार इस बात को कहती आई है कि ये जांच को प्रभावित कर सकते एक बड़े अधिकारी हैं और अगर पहली बार एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अगर एक बड़ी कार्रवाई की गई, निलंबन की कार्रवाई छोटी-मोटी कार्रवाई नहीं होती क्योंकि एक अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और जिस तरीके से ये पहल एक शुरुआत है, तो आगे चल करके एसीपी मोहसिन खां की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हाल फिलहाल ये जो पीड़िता है उसके लिए जीत की बात है क्योंकि वो अपने आप में बता रही थी कि मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ लेकिन मेरे साथ जो कुछ घटित हुआ मैं बर्दाश्त या किस तरीके से किस ट्रामा में हूँ मैं बयां नहीं कर सकती लेकिन मैं इसको सजा जरूर दिलाऊंगी और शायद यही कारण है कि उस शिकायत पत्र पर डीजीपी ने ये फैसला लिया और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद उनका निलंबन कर दिया गया है। फिलहाल डीजीपी ऑफिस अटैच भी है, डीजीपी मुख्यालय पे ही रहेंगे भी वो। बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अवनीश। आकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए, कौन सी बड़ी खबर है आकाश जी? जी अखंड, मैं बताना चाहूंगा इस समय की अलीगढ़ की जो सबसे बड़ी खबर आजकल सुर्खियों में भी रही है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर रही है। दूसरी खबर ये भी है होली से संबंधित के जो मस्जिदों को जो त्रिपाल से ढकने वाली बात संभल से हुई है, उस संभल में तो अब हुई है लेकिन अलीगढ़ में कई सालों से एक सब्जी मंडी चौराहा एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां हर साल अलीगढ़ में मस्जिद को त्रिपाल से ढका जाता है। जी अखंड, तो मैं इसी क्रम में आपको 2 खबर अपनी अलीगढ़ से शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो बात है कि कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए आकाश जी, बोलिए। जी अखंड बताइए। सबसे बड़ी बात है आकाश की देखिए अलीगढ़ उन संवेदनशील इलाकों में जहाँ संभल है, बरेली है, शाहजहांपुर है, संवेदनशील इलाकों में आता है और तमाम इस बार अगर जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखा जा सकता है कि जैसा आपने बताया कि अलीगढ़ में पहले से ही मस्जिदों को ढक करके रखा जाता है कि किसी प्रकार से कोई शरारती तत्व वहां पर रंग न डाले जिसके बाद माहौल खराब हो। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और मस्जिदों के बाहर भी छोटी हो या चाहे बड़ी मस्जिद हो वहां पर भी पुलिस बल तैनात होता है, तो क्या उसके बावजूद क्या शरारती तत्व वहां पर जाके रंग डाल देते हैं? जी अगर मैं बताना चाहूंगा अलीगढ़ के जिस चौराहा पर जो मस्जिद है, सब्जी मंडी चौराहा उसको बोला जाता है, यह एक तरीके से अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर कहे जाने वाला चौराहा है क्योंकि एक तरफ मेन जामा मस्जिद पर जाने वाला रास्ता है जो अलीगढ़ के सबसे संवेदनशील क्षेत्र में आता है, जिसमें ऊपरकोट और आपका सब्जी मंडी चौराहा, बाराद्वारी, ये सारे चौराहे आमने सामने, जैसे कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम आमने सामने रहते हैं, उस तरीके से स्थिति है वहां पर। तो जब मेन चौराहा पर जो होली हिंदू
वगैरह लोग जब होली मनाते हैं तो होली को लेकर जैसे मस्जिद भी चौराहे पर है तो उसको लेकर के त्रिपाल से ढक दिया जाता है कि होली मनाते समय किसी भी तरह का रंग मस्जिद पर ना जाए जिससे वाद विवाद खड़ा हो। अब आती सुरक्षा व्यवस्था की बात, तो उस चौराहे पर हमेशा अलीगढ़ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आरएएफ और पीएसी की टुकड़ी हमेशा तैनात की जाती है जिससे कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था होली खेलने वालों को मिल सके। जी अखंड। आकाश, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सुरक्षा को लेकर के किस तरीके के इंतजाम किए गए, क्योंकि वहां से ही सब कुछ होता है और शुरुआत होती है, जैसे कि पहली खबर भी आपने बताई थी, होली को लेकर के किस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किए गए हैं? जी अगर मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ही है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहले कभी होली मनाने की परमिशन विद्यार्थियों के द्वारा नहीं ली गई थी, लेकिन इस बार छात्रों के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर से होली खेलने को लेकर के परमिशन मांगी थी, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर ने पर्टिकुलर एक जगह पर होली मनाने को लेकर परमिशन देने से इनकार कर दिया। यह मामला काफी तूल पकड़ा, जैसा कि आपको खबरों के माध्यम से भी पता चला, जिसमें अलीगढ़ सांसद भाजपा सतीश गौतम भी ने भी अपना एक बयान दिया था और भी कई लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की थी। तो इस चीज को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थोड़ा संज्ञान में लिया और माहौल खराब ना हो, छात्रों के बीच समन्वय बना रहे, इस उद्देश्य को देखते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर टीम के द्वारा एक पर्टिकुलर स्थान पर होली खेलने का परमिशन छात्रों को दिया गया। इसके बाद अगर आज तस्वीर मैंने आपको शेयर की है और आप देख पाएंगे उन तस्वीरों में सद्भावना के साथ सभी स्टूडेंट, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेल रहे हैं। जी अखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, क्योंकि देखिए सौहार्दपूर्ण और अमन चैन और भाईचारे का ये दोनों का दोनों त्योहार है, अगर होली हो या चाहे रमजान, इसलिए दोनों लोगों को मिल करके इस त्योहार को मनाना चाहिए। और किसी भी अगर कहते हैं शरारती तत्व के बहकावे में या राजनीतिक जो नेता होते हैं उनके बहकावे में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी आपकी खराब होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और आपके ऊपर नजरें हर तरफ से बनाए रखे हुए हैं, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम बच जाएंगे। कोई भी शरारती तत्व हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने पहले ही सारे अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है और किसी क्रम में जो बड़े आला अधिकारी हैं वो फील्ड पर मुस्तैद है अमन चैन के लिए, भाईचारे के लिए। इसलिए आप सभी से अपील करता है एबीसी कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी मुश्किलें बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए आकाश। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़े हुए। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है? आज स्वतंत्र प्रभार मंत्री उत्तर प्रदेश दिनेश प्रताप सिंह के आवास पे हमारी मौजूदगी, आवास के बाहर मंत्री जी एक्चुअली काफी बिजी रहे, तो लाइव के लिए उनसे बोला गया था लेकिन वो बिजी रहे और उन्होंने आज एक रायबरेली जिले के लगभग जितने मीडिया कर्मी थे उनके साथ होली मिलन समारोह रखा। उस होली मिलन समारोह में हम उनके पंचवटी आवास, उनका जो गृह जनपद है वहां पे बाहर खड़े हुए हैं और वहीं से हम ये लाइव कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को और साथ ही साथ रायबरेली जिला जो उनका है अपना खुद का, जितने जनपद वासी उनको सबको होली मिलन की और जो है और भी जो होली की अपनी शुभकामनाएं हैं वो देशवासियों को उन्होंने दी है। दूसरी चीज अखंड अगर बात करें तो होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ रही है और जुम्मे की नमाज को लेकर रायबरेली जिला प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है, खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में अगर जहां पे बात करें वहां पे रायबरेली को लेकर के जिस तरीके से बीती रात डॉक्टर यशबीर सिंह एसपी ने बयान भी जारी किया कि उनके जो पीस कमेटी के अध्यक्ष है मुस्लिम को या फिर वो कोई भी धर्म गुरु के हो, उनके साथ जो है बैठक की गई। उस बैठक में जो है सख्त निर्देश, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक ऐलान जारी किया है, एक फरमान दिया है कि जो जुम्मे की नमाज है वो 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी और उसके बाद जो अपने आने वाले समय में जिस तरीके से जो अगर जो उपद्रवी हैं, अगर किसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को अगर रंग लगाने का किसी तरीके को कोई ऐसा कृत्य सामने आता है जिस तरीके से किसी आम जनमानस को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के पुलिस शासन प्रशासन डॉक्टर यशबीर सिंह के नेतृत्व में कहीं ना कहीं मुस्तैद है और खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में पुलिस की कई टुकड़ियां जो है पाबंद तैनाती की गई है। और जिस तरीके से रायबरेली जिला प्रशासन खासकर जो कि संवेदनशील माना जाता है, होली का त्योहार हो और उसके साथ जो है जुम्मे की नमाज पढ़ रही तो उसको संवेदनशील देखते हुए उस तरीके की कई जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है वहां पे कई तरीके की टुकड़ियां तैनात की गई है पुलिस की और अपनी पैनी नजर बनाए हुए रायबरेली पुलिस ने। जी अखंड। बिल्कुल इंद्र, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कई संवेदनशील इलाकों में जिस तरीके से मस्जिदों को ढका गया है और क्या अगर देखा जाए तो पन्नियों से, तिरपालों से, तो क्या रायबरेली में भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जहां पर मस्जिदों को किसी चीज से ढकने का प्रयास किया गया है? पुलिस ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। अगर देखिए, अगर बात करें जैसे आपने बताया कि ये सारी चीजें पहली नजर हो, अगर बात करें तो ड्रोन कैमरे से भी यहाँ की नजर है और जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है सलोन तहसील में पड़ता है और परसदेपुर और रायबरेली में अगर बात करें तो हारो पटना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पे ऐसी कई पुलिस की जो है तैनाती की गई है और
24 घंटे पहले ही वहां पे पुलिस ने अपने पैनी नजर बनाई और पैदल गश्त और भी जो पुलिस की अपनी कार्यशैली में है जिस तरीके से निगरानी की जाए। अगर बात करें तो आने वाले समय में ड्रोन कैमरे भी तैनात किए गए, उसको लेकर के जिला प्रशासन डीएम हर्षिता माथुर और एसपी रायबरेली और उनके जो अपने सदर कोतवाल हैं और भी जो एक दो थाने के क्षेत्र जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जिनमें नमाज होनी है 2 बजे के बाद, खासकर 2 बजे के बाद पुलिस की कड़ी परीक्षा होगी। कहीं पे कोई दंगे फसाद किसी तरीके कोई ऐसी गतिविधियां ना हो जिससे जुम्मे की नमाज और होली का त्योहार दोनों सकुशल निपटाया जाए। इसकी जो है प्रशासन की पूरी तरीके से मुस्तैद तैयारी की गई है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो पुलिस के लिए चुनौती है, क्योंकि सभी लोग तो रंग खेल रहे होंगे। पुलिस के जवान, हमारे जो जवान हैं वो सुरक्षा में मुस्तैद होंगे, और लेकिन सभी से अपील है, आईपीसी बार बार हमारे सभी साथी बार बार अपील करते रह रहे हैं कि आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने त्योहार को मनाएं, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, सभी को अधिकार है कि समान रूप से अपने त्योहार को मनाया जाए। और इसीलिए शासन प्रशासन आप लोगों से बार बार ये अपील कर रहा है कि होली के त्योहार में रमजान के जो जुम्मे की नमाज है इसमें किसी तरीके खलल ना पैदा और आपसी जो सौहार्द है वो बिगड़ ना पाए, इसका विशेष ध्यान रखें। पुलिस, लेकिन फिर बार बार आपसे बताएंगे, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसे किसी भी शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेशित किया गया। आप सभी लोग बार बार समझ लें कि किसी प्रकार का जो शरारती तत्व है, अगर कोई शरारत करेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, बच नहीं पाएंगे आप। ये मत सोचिएगा कि उनकी निगाहों से आप चोरी छिपे, तीसरी निगाहों से भी पूरी नजर बनाई गई है, जैसा कि इंद्रवीर बता रहे हैं, ड्रोन कैमरे से भी नजर बनाई गई है। कुछ कहना चाह रहे हैं इंद्रवीर, बताइए। देखिए, जैसे आपने कहा कि पुलिस प्रशासन नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं रहते और उनकी अपनी व्यक्तिगत अपनी जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक सीधे सीधे फरमान जारी किया है अपने सीधे, अगर खासकर बात करें तो पुलिस अधिकारियों के आला कमान अधिकारियों को, और उन्होंने सीधे सीधे निर्देश दिया किसी के धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ या किसी के धर्म के साथ कोई जो है कोई भी तत्व पाया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो किसी तरीके कोई जो है यहाँ पे सख्ती नहीं जो है सख्ती दिखाते हुए उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ दोनों त्योहारों को सकुशल निपटाने की उत्तर प्रदेश सरकार की और यूपी पुलिस की पूरी तैयारी की गई है। अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, एकदम स्पष्ट सही बात आप कह रहे हैं, और स्पष्ट मंशा है प्रदेश सरकार की कि किसी भी प्रकार का कोई खलल ना हो, क्योंकि देखिए राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पूरा माहौल जो है बिगड़ जाता है। लेकिन अमन चैन का ये त्योहार है और सभी लोग होली के इस त्योहार को पावन तरीके से बनाए। 2:30 बजे तक, क्या कहे 2 बजे तक का समय है, उस 2 बजे तक होली के त्योहार को आप जितना मना चाहे मनाएं, लेकिन किसी दूसरे पर जबरदस्ती रंग लगाने का प्रयास ना करें, ना ही डालने का प्रयास करें, जिससे कोई भी स्थिति खराब ना हो। दूसरे धर्म के लिए भी है कि अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है तो उसमें किसी तरीके का व्यवधान न डाले, अन्यथा आप दोनों लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाएगा ये पूरा का पूरा त्योहार, और आपकी जिंदगी आगे चल के मुसीबत में फंस जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। जितेंद्र हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? खबर की बात की जाए तो मैं 2 खबर की बात करूंगा। पहली खबर अगर बात की जाए तो जिस तरह से पहली खबर जैसे कि होली जो है, कल होली है और लगभग जैसे देखा जाता है कि स्वास्थ्य विभाग को लगातार त्योहारों में खास करके अलर्ट रखा जाता है कि किसी तरह की कोई भी तो स्वास्थ्य विभाग हमेशा अलर्ट है और लोगों को जो है अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए मुस्तैद है। लेकिन कहीं ना कहीं बस्ती जिले की मैं खास बात करूंगा कि लगभग 11 से 12 बजे तक की बात की जाए तो जो होली के एक दिन पहले जो अगर स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, जो वहाँ के जो जिनको सीएससी पीएससी पे जो डॉक्टरों की तैनाती होती है, जो वहाँ पे लैब होते हैं, वहाँ टेक्नीशियन होती है, फिलहाल पूरे अस्पताल पे अखंड ताला लगा हुआ नजर आया। होली के एक दिन पहले की बात है। अगर बात की जाए कहीं होली का दूसरा दिन है, अक्सर देखा जाता है कि होली के दिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं लोगों के साथ, या एक्सीडेंट केस हो जाते हैं या ड्रिंक ड्राइव का केस मामला आता है, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखें। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्या स्वास्थ्य विभाग अपने अधिकारियों को अलर्ट नहीं कर पाया कि जिस तरह से पुलिस महकमा जो है होली को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। फिलहाल जिस तरह से लगी अलर्ट रखी हुई है, क्या बस्ती का जो स्वास्थ्य महकमा है, क्या वो अपने जो पीएससी के जो डॉक्टर्स हैं, क्या उन लोगों को वो अलर्ट नहीं रख पाए कि जो है होली के त्योहार में जो घटना होती है उसको लेके वो मुस्तैद रहे। लेकिन ताला बंद रहने का कारण अखंड समझ में नहीं आया कि आखिर में होली के एक दिन पहले वहां पे ताला बंद है और होली के दूसरे जिस दिन 14 तारीख को कल होली है और होली के दिन अगर जो है कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अखंड ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। अखंड जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है, पता नहीं स्वास्थ्य महकमे के लोगों को हो क्या गया है। कानपुर से भी ऐसी तस्वीरें आई और तमाम जगहों से तस्वीरें आती रहती। स्वास्थ्य महकमे के तमाम जो कहते हैं ना कि कर्तव्य है, कर्तव्य परायण लोग हैं, उनकी कर्तव्यता दिखती है, किस तरीके से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। बहुत सारी तस्वीरें आती है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई और कितने शर्मसार कर देने वाली वो तस्वीरें होती है, पूरी की पूरी सरकार को शर्मसार कर देती है। कई बार सवाल खड़े होते हैं और जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके इस्तीफे की मांग तक हो जाती है।
बहुत बार अगर विपक्ष की बात करें तो लगभग लगभग हर कोई ना कोई दिन अगर कोई ना खबर एक जरूर आप देखेंगे कि विपक्षी के जो प्रमुख नेता है वो किसी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर को लेकर के एक नई ट्वीट जरूर कर रहे होते हैं। कि स्वास्थ्य महकमे के लोगों को आखिर हो क्या गया है? स्वास्थ्य मंत्री लगातार इस तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे के जो कर्मचारी है क्या उनको किसी बात का कोई डर ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है। इमरजेंसी है भाई, पुलिस के जवान किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनका भी घर परिवार है। हम मानते हैं सभी के लिए पर्व है और सब चाहते हैं कि अपने घरों में जाकर के अपने परिवार के साथ होली का इस पावन पर्व को मनाएं, लेकिन आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। अब सरकार के मुलाजिम है और सरकार के लोग या सरकार के कर्मचारी होने के नाते आपका कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है, परम कर्तव्य है कि आप लोगों की सुविधा के लिए आगे बढ़े। लेकिन आप अगर इस तरीके से ताला लगा करके चले जाएंगे और इमरजेंसी में कोई पहुंचेगा तो पता चला उसके लिए स्वास्थ्य के लिए तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो खुले हुए प्राइवेट अस्पताल लूटने के लिए फिर लोगों को सरकार इस तरीके की मुहिम चला करके इस तरीके का अस्पताल व्यवस्था कराती है कि किसी प्रकार की किसी को परेशानी ना, कोई लूटा ना जाए। लेकिन कई तस्वीरें आती हैं कि इन्हीं जगहों इन्हीं लोगों की वजह से जो प्राइवेट अस्पताल है वो फल फूल रहे हैं। अगर इस तरीके से आपको ताला बंद करके चले जाना तो इस्तीफा देकर के चले जाइए ना, परमानेंट छुट्टी पे चले जाइए, वीआरएस लेकर के, किसी दूसरे को मौका मिले, कम से कम वो तो किसी का इलाज कर पाए। काम खत्म रहा। बिल्कुल अखंड, बिल्कुल। जिस तरह के देखा जाता है कि सुबह जो है 8 बजे से लेके 11 बजे तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो बड़ा पीक टाइम होता है, कहीं ना कहीं मरीज उस समय काफी पहुंचते हैं वहां पे, लेकिन 11 बजे तक ताला बंद रहना वाकई में वहां पे अगर लैब की बात की जाए तो लैब पे भी ताला बंद है, टेक्नीशियन नहीं है, पूरे अस्पताल पे ताला बंद है। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान यही खड़ा होता है कि हो सकता हो कि आप आसपास के जो प्राइवेट अस्पताल है उनको फल और फूलने का मौका दे रहे हो, क्योंकि वहां पे 11 बजे तक आप नहीं पहुंचना, 11 से 12 बजे तक वहां के आपके उच्च अधिकारी जो वहां बैठे हुए, क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है, क्या उनको संज्ञान नहीं है? जहां तक रोज देखा जाता है कि रोज अधिकारियों से बात की जाती है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग कहता है कि हमें जो है सुबह 10 बजे 11 बजे हमारी ब्रीफिंग होती है, हमारी वीडियो कॉल पे मीटिंग होती है। तो कहाँ गई वो मीटिंग, कहाँ गई वो जो डेली मीटिंग चलती है? आज वो मीटिंग नहीं दिखाई पड़ी है। सबसे बड़ी बात है, कई तस्वीरें हम लोगों ने दिखाई है किस तरीके से खुद वहां पर सीएमएस साहब वीडियो बनाते हैं, खुद पत्रकार बन जाते हैं। वार्ड बॉय, कंपाउंडर तो अस्पताल चला रहे हैं, क्या करने के लिए अस्पताल खुले? अगर इन्हीं लोगों से इलाज करा रहे हैं, इन्हीं को डिग्री एमबीबीएस की दे दी जाए, डॉक्टरों की डिग्री इन्हीं को थमा दीजिए, यही इलाज करेंगे। आपको तनख्वाह मिल रही है और आप इनके भरोसे पूरा का पूरा अस्पताल छोड़ करके चले जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं। तमाम सरकारी अस्पतालों से इस तरीके की खबरें आती है कि डॉक्टर टाइम पे पहुंचता ही नहीं, कई कई दिनों तक गायब रहते हैं। किसके भरोसे चल रहा है? कुछ ऐसे लोग हैं, सब पे सवाल नहीं खड़ा करते हम जितेंद्र, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कर्तव्य का अपना निर्वहन करते हैं और समय में पहुंचते भी हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, लेकिन उसमें अगर उनकी संख्या की बात की जाए तो बहुत कम है। 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन 90% लोगों की जो जिम्मेदारी है उनको अपनी जिम्मेदारी से ना कोई लेना है ना देना है। होली का त्योहार हो चाहे कोई भी त्योहार हो, जब इमरजेंसी ड्यूटी की बात की जाती है तो इमरजेंसी में सबसे अधिक घटनाएं होली पर होती है, होली पर होती है। सबसे अधिक घटनाओं की बात की जाए तो होली पर होती है और उसके बाद आती है दिवाली की बात आती है। इसीलिए इसको कहते हैं इमरजेंसी ड्यूटी। इमरजेंसी ड्यूटी में इमरजेंसी पे आपको तैनात रहने की जरूरत है। मानते हैं ये बहुत कठिनाई है, कहते हैं कि बहुत बड़ा दिक्कत का समय होता है कि अपने परिवार से दूर रहते हैं, आपकी ड्यूटी लगी होती है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आपके लिए देश कर्तव्य, परम कर्तव्य क्या है? देश सेवा। इसीलिए आपको सरकार में, सरकारी विभाग में, सरकारी दफ्तर में आपको नौकरी मिली है कि सरकारी सेवा, लोगों की सेवा के लिए आपको मिला मौका, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी की कोई मतलब ही नहीं है। क्या मतलब है? तनख्वाह मिल ही रही है, टाइम पे आई जाएगी, हम जाए चाहे ना जाए, मीटिंग में अपना टाइम दिखाते रहेंगे, हम ये मीटिंग वो मीटिंग फलाना मीटिंग ढिमकाना मीटिंग, यही चलता रहता है। क्या मतलब है इसका? बिल्कुल अखंड, बिल्कुल। लगातार जिस तरह से खबरें स्वास्थ्य विभाग की लगातार देखने को मिलती हैं, फिलहाल हम लोगों ने कई दिन से लगातार स्वास्थ्य विभाग की खबर भी देखा है, लेकिन वाकई में अधिकारी जो है कहीं ना कहीं अपने आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं। उनके जो नीचे स्तर के जो अधिकारी है वो भले ही कुछ भी गलतियां करें, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी बैठे हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वाकई में ये गलती इनको कह सकते हैं या कोई इंसिडेंट है, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं होता है। कह रहे ना, अपने चहेतों को तो वो लोग पोस्ट करते हैं, तो किस तरीके की कार्रवाई करेंगे क्या? इनसे उम्मीद कोई की नहीं जा सकती। फिर भी जितेंद्र इस पर सवाल जरूर कीजिए कि आखिरकार इस तरीके की स्थिति इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात जिसे होना चाहिए, अगर वहां पे ताला लटका तो अपने आप एक बहुत बुरी खबर है और शर्मसार कर देने जैसी खबर है। आप सभी लोगों को इस देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए रखा गया है। अगर अपने परम कर्तव्य से आप विमुख होकर के दूसरे कार्यों को प्राथमिकता देंगे तो इस तरीके की दिक्कतें पैदा होंगी। क्या स्थितियां पैदा होंगी देश में वो देखा जा सकता है। और स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो जिस तरीके की मंशाएं, लोगों के मन में जो शंकाएं बनी हुई है, वो इस तरीके के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा। जितेंद्र, ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। ब्रजेश, कौन सी बड़ी खबर है सिद्धार्थनगर से? जी सर, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में जब भाजपा की सरकार आई तो उसका मुख्य काम था कि हर जगह सड़क जो है गड्ढा मुक्त होगा।
लेकिन जो तस्वीरें हम भेजी गई, एक बार हम चाहेंगे पहले उसको प्ले किया जाए, उसको देखा जाए कि वहां से जो आने जाने वाले लोग हैं किस तरीके से अपनी जो है दुख को व्यक्त कर रहे हैं। समय समय पर जब चुनाव होता है, नेताएं जो है जो जाती हैं जो है लंबी लंबी वादा करती हैं, लेकिन वादा के बावजूद भी जो सड़कें आज हैं गड्ढा में तब्दील हैं। लोग आते जाते हैं तो काफी चोटिल होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो वीडियो भेजा गया उसको एक बार देखा जाए जरूर। ब्रिजेश जी वो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन आपने बड़ी बात, एक महत्वपूर्ण बात उठाई है कि जो प्रदेश के मुखिया है, सूबे के मुख्यमंत्री, वो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं। उनका बिल का देखिए सबसे बड़ी बात है, उनको गड्ढा मुक्त होने के लिए खुद नहीं आएंगे वो गड्ढा मुक्त करने के लिए। वो सरकार पैसा देती है और मुख्यमंत्री सरकार को निर्देशित करता है, जो अधिकारी है उनके पास वो बजट पहुंचता है। सबसे बड़ी बात है जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, तो सड़कें तो गड्ढे मुक्त क्या, गड्ढों में ही सड़क है। सड़क कहाँ बच रही है? बहुत सारी जगहों पे सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है कि सर कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जो भी हमारे यहाँ की जो जनता है। लेकिन जो अधिकारी है न जाने किस तरीके की सड़कें बनाते हैं कि बनती है थोड़े दिनों में उखड़ जाती है। गड्ढे नहीं होने चाहिए, लेकिन पता चला गड्ढे में ही सड़क है पूरी पूरी। जी बिल्कुल, तो यह साफ तौर से स्पष्ट है कि जिस तरीके से वहाँ के लोगों ने बताया कि ये जो रास्ता सिंगार जोश और बिस्कोहर एक जो है नगर पंचायत वहां से जोड़ती है, उस सड़क पर इतने गड्ढे हैं, उसी सड़क पर इंटर कॉलेज भी चल रहा है, जहां बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। आए दिन बच्चों की जो है साइकिलें पंचर हो जाती हैं, लोग चोटिल हो जाते हैं। इसके बाद भी किसी नेताओं की नजर नहीं पड़ती है उसकी। ब्रिजेश जी क्या करेंगे? नेता तो केवल वोट मांगने के लिए आते हैं ना। जब वोट मांगने आते हैं तो चाचा चाची भैया बहन जो बना सकते हैं वो बनाते हैं, दादा दादी उसी की प्लेट में थाली में खाना खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, जीत गए, जो विपक्षी नेता भी होता है वो भी सुध लेने नहीं आता। जीते हुए तो अपने मस्त है अपनी जिंदगी में कि भैया हमारा अब तो बन गए विधायक, हो सकता है मंत्री बन जाए, लेकिन उनको क्या मतलब है जनता से? जनता उसी तरीके से पड़ी हुई है। इन नेताओं के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि राजनेता अपनी विधानसभा में तभी पहुंचते हैं या तो वोट मांगना होता है या कोई कार्य होता है, और इसी तरीके की स्थितियां लगातार पैदा होती जा रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत जनता को ना हो, लेकिन उस मंशा पर पानी फेरने का काम या तो अधिकारी करते हैं या वहां के जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो करने का काम करते हैं। ब्रिजेश जी अपने अधिकारी, वहां के अधिकारियों से बात कीजिएगा, आखिरकार क्या कारण है और कब तक जो ये खस्ता हाल सड़कें हैं, जो गड्ढे में सड़क है, उनकी स्थितियां कब सुधरेंगी? कब यहाँ की जनता को इस सब चीजों से, यहाँ की जनता निहाल हो पाएगी? इन सारी जो रोडों से जिस तरीके की परेशानी इनको आए दिन देखने को मिलती है, उससे कब ये छुटकारा पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। होली का त्योहार है और पूरा देश धूमधाम से ये होली का त्योहार कल मनाएगा। आज छोटी होली है और होलिका दहन आज 11:30 बजे करीब होलिका दहन होगी, और ऐसे में पूरा का पूरा देश रंगों में रंगा हुआ नजर आएगा। और कल रमजान के साथ जुमे की नमाज भी, ऐसे में दोनों त्योहार को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।